नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, बिजनेस स्टडी का एक सेट आपको पहले जा चुका है। इस सेट नंबर 2 है। आप जानते हैं कि टोटल जो टॉप गेस किया गया सेट है, टोटल 8 सेट है, जिसमें एक सेट पहले ही जा चुका है। अभी अभी हम कितना नंबर सेट कराने जा रहे हैं? सेट नंबर 2। आप लोग ध्यानपूर्वक आठों सेट कर लो। यदि आप 8 सेट कर लेते हैं तो आप जान ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स के जैसा इसमें भी 50 में 50 कन्फर्म है। लेकिन आठों सेट आपको करना होगा। यदि आप एक भी सेट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए मुसीबत साबित हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर, क्योंकि अभी बात करने का समय उतना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक पर फोकस करना है। देखिएगा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक जिसका उद्देश्य विनियमित भागों और उत्पादों की अदलता अदला बदली स्थापित करना है को कहते हैं। आगे देखें, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर which aim to establish interchangeability of manufacture part and product is called। ये तो कितना बार आप पढ़े हैं। कहा विधि अध्ययन, मेथड स्टडी नहीं, गति अध्ययन, मोशन स्टडी नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन। ये तो टेस्ट में भी आप लोग का था, ये तो आप लोग पढ़े भी हैं, टेस्ट में भी क्वेश्चन है था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, हाँ नहीं नहीं, और 2 होगा, इसके बाद एक थर्ड करवा के उसके बाद कल बाकी सब होगा। ठीक ना? आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। देखो जो भी डाउट है अपना हाँ पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, फटाफट पूछ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता था। इन द बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज बाय वर्कर्स। देखो, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्टिंग में आया था ना, तो सारे एम्प्लॉय के द्वारा इसको अपोज किया जाता था, विरोध किया जाता था। क्यों? पूछ देगा कोई कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को विरोध क्यों किया जाता था? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी चेंज हुआ था, मेथड चेंज हुआ था। जो आलस वाला जो इम्प्लॉइज था, देहचोर जो इम्प्लॉय था, उसको हटाया गया था इफिशियंसी के आधार पर। ठीक ना? तो स्टार्टिंग में क्या किया गया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट को विरोध किया गया था। हाँ, बाद में तो सबके लिए अच्छा हो गया, बट स्टार्टिंग में विरोध किया गया। कोई भी इम्प्लॉय नहीं चाहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को लागू किया जाए। आगे देखें, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आए, कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट उसको कम से कम प्राइस में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट एडॉप्ट करेंगे ना, तो कॉस्ट पर कंट्रोल होता है, अननेसेसरी कॉस्ट पर कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण होता है कि प्रोडक्ट उसको कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। ठीक ना? चलिए, तो बाबू सही ऑप्शन क्या होगा इसका? बेनिफिटेड होगा। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस। देखो, इसका सही आंसर बी होगा। आप लोग बुक में पढ़ोगे ना, तो बुक में ऑप्शन ए दिया होगा 1913। आप यदि किताब में पढ़ोगे तो आपको आंसर कितना दिखेगा? 1913। लेकिन आप लोग किसमें टिक लगाना? 1880। साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1880। आप बुक में पढ़ोगे तो आपको बुक में क्या आंसर मिलेगा? 1913। लेकिन इसको नहीं, बुक में ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन कहना। आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं जाता है? विच स्टडी नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन नहीं आता है?
गति अध्ययन मोशन स्टडी ये तो आता ही है, लाभ अध्ययन ये नहीं आता है, ये टाइम स्टडी आता है, फैटिग स्टडी आता है, बट प्रॉफिट स्टडी नहीं आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। आगे देखिए 6 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध लाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या होता है बाबू? सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज, आर्थिक परिवर्तन इकोनॉमिक चेंज, मानसिक परिवर्तन मेंटल चेंज, औद्योगिक परिवर्तन इंडस्ट्रियल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट से बाबू आपका दिमाग में परिवर्तन होता है, सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन होता है, थिंकिंग प्रोसेस में चेंजिंग होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। तो इसका क्या होता है? मेंटल चेंज लाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे देखिए, देखिए टेलर किस वर्ष में श्रमिकों से इंजीनियर बने? इन विच ईयर डिड द टेलर बिकम द इंजीनियर फ्रॉम वर्कर? टेलर वर्कर से इंजीनियर कब बना? ये तो आप जान ही दें। चलिए ठीक है, सबका ऑप्शन 1884। कोई दिक्कत नहीं ना, इसी तरह से रटते रहो फटाफट। चलिए इकोनॉमिक्स में तो किसी को गलती नहीं ना हुआ था। कितना गया? 100। चलिए ठीक, अच्छा बात है। कोई क्वेश्चन जिसमें जैसा तैसा लिखे हो? अच्छा अच्छा, 10 मिनट पहले ही बना के बैठ गया था। चलिए अच्छी बात है। चलिए देख ही लीजिए, कोई दिक्कत? टेलर इंजीनियर वर्कर से इंजीनियर कब बना था? 1884 में। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये सब काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द इसेंस ऑफ। मेंटल रिवोल्यूशन बाबू किसका मूलाधार, मतलब किसका बेस लेके चलता है? वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, संयोजन का, कॉम्बिनेशन का, विवेकीकरण रेशनलाइजेशन का, ऑल ऑफ दिस। बाबू किसका आंसर सही है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। मेंटल रिवोल्यूशन हमेशा किस में देखा जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में इंसान के सोचने समझने के शक्ति में परिवर्तन लाया जाता है, चेंजिंग लाया जाता है। आगे देखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट। कॉस्ट भी बेटा घटेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट से कॉस्ट क्या होता है? घटता है, क्योंकि अननेसेसरी काम पर कंट्रोल लगाया जाता है। अननेसेसरी काम पर बाबू क्या लगाया जाता है? कंट्रोल लगाया जाता है। मानसिक कार्य है, मेंटल वर्क इज उत्पादन मैनेजमेंट। दिमाग का काम कहाँ पर बाबू होता है? मैनेजमेंट में। सारा दिमाग का प्रोसेस कहाँ पर होता है? मैनेजमेंट में होता है। तो मानसिक कार्य क्या है? मेंटल वर्क। किसको बोलते हैं? मैनेजमेंट को मेंटल वर्क बोलते हैं। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहिए। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति का व्याख्या करता है? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे। देखो यहीं पर आंसर छुपा हुआ है। वे मतलब होता है तरीका, मेथड। यहीं पर देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क। Which technique of scientific management is defined in this sentence? इस सेंटेंस को कौन डिफाइन करता है? टाइम स्टडी नहीं, मोशन स्टडी नहीं, फैटिग स्टडी नहीं, मेथड स्टडी। देख लिए तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है शुड फाइंड वन बेस्ट वे। वे मतलब होता है तरीका। चलिए ये तो क्वेश्चन में आपका मेन डिफाइन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट से बाबू आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज पर कंट्रोल किया जाता है, अननेसेसरी काम को भी नियंत्रण किया जाता है। जो स्टाफ ठीक से काम नहीं किया जाता है उसको डिस्चार्ज किया जाता है, कंपनी से हटाया भी जाता है। और जो
अच्छा इंप्लॉय होता है उसको इंसेंटिव दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। आगे देखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बाबू कौन है? F.W. टेलर। यही पूछ देगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फादर कौन है? तो हेनरी फेयोल है। दोनों में से एक न एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योन वाज बर्न इन, हेनरी फ्योन का बाबू कहाँ पर जन्म हुआ था? फ्रांस में। रट के जाना, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। हेनरी फ्योन का कहाँ जन्म हुआ था? फ्रांस में। आगे देखिए, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाबू नहीं है? सार्वभौमिक यूनिवर्सल, लचील फ्लेक्सिबल, संपूर्ण बिहेवियरल। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा सिद्धांत नहीं है बाबू? इसमें से कौन सा नहीं है? एब्सोल्यूट। एक क्वेश्चन पहले भी बताएं फर्स्ट वाले सेट में। चलिए रटते चलिए फटाफट। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? आप जानते हैं ना कि फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल है। फ्योल कितना प्रिंसिपल दिया? 14। जिसका फ्योल का 14 में फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब अपने पूरे काम को, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका सबसे बेस्ट कौन सा है। कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल टास्क। देखो ये तो सेम यही ऑप्शन होगा। अभी अभी हमने बताया था कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम को छोटे छोटे पार्टों में बांट देना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण की नीति रही है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन सक्सेस हुआ है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में पता है ना कि आपको जुलाई 1991 में 3 पॉलिसी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी को एलपीजी के भी नाम से जानते हैं। 1991 में 3 पॉलिसी, इसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यू इकोनॉमिक, इसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं। 1991 में 3 पॉलिसी आया था, एलपीजी के शॉर्ट में भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन बाबू इंडिया में सक्सेस है। क्या इंडिया में है? सक्सेस है। आगे देखिए, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस बाई, किसके द्वारा आपका इन्फ्लुएंस होगा? आर्थिक नीति के द्वारा। आगे देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा, आर्थिक प्रणाली के द्वारा, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक विकास के द्वारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या ऑप्शन होगा? चलिए ठीक है, डी होगा। इसी तरह से पूरा मन लगा के रटते रहो, ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन देखने से ही आपको आंसर पता चल जाए, दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ना हो। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है? देखो नहीं पूछा है। जहां पर नॉट वाला रहे ना तो वहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि नॉट वाला ज्यादा से ज्यादा गलती की संभावना होता है, ठीक ना। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीनस इन्वायरमेंट? बीनस इन्वायरमेंट का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? आपको पहले भी बता चुके हैं
कैरेक्टरिस्टिक मतलब बाबू क्या होता है? फीचर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट का इसमें से कौन फीचर्स नहीं है? देखो, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, ये तो है ही। इम्प्लॉइज नहीं है। सापेक्षता, रिलेटिविटी आपका तो है ही है। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर आपको क्या होगा? बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्प्लॉइज नहीं है। बाकी अनसर्टेनिटी है, रिलेटिविटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तीनों के तीनों है, बट इम्प्लॉई बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, अभी भी देखो बताए थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन, कब डिक्लेयर हुआ था? जुलाई 1991, जस्ट अभी बताए थे। इसमें तीन चीज आया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बाबू तीन पॉलिसी आया था, एलपीजी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक ना। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का बाबू इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट? सोशल इन्वायरमेंट का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आगे देखे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, यस। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए याद करते चलो। सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करती है। गवर्नमेंट रिड्यूस, कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, किसमें? लिबरलाइजेशन में। इसी को उदारीकरण में भी बोलते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट जितना भी अननेसेसरी लाइसेंस था उसको गवर्नमेंट घटा दिया, बिना मतलब के जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको गवर्नमेंट आउट कर दिया, हटा दिया, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट यही लिखा है, गवर्नमेंट रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन कम किया, किसमें? लिबरलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्न में से कौन सा आर्थिक वातावरण का एक घटक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इसमें कौन सा कंपोनेंट है? जीवन की गुणवत्ता संबंधी सोच, कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, आगे देखिए बचत तथा निवेश की दर, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो आप जान ही रहे। बिजनेस इन्वायरमेंट चार टाइप का आपका होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ये सब आप, सोशल इन्वायरमेंट आप लोग पढ़े भी हैं। चार टाइप का बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बेटा कौन सा कंपोनेंट होता है? रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो एग्जाम्पल में भी हम लिखवाए हैं, इसको एकदम से रटते चलिए फटाफट। चलिए इसमें तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बताया ना कि तीन चीज आया था, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बाबू तीन चीज आया था, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
आगे देखिएगा, प्रभावी नियोजन के आधार है क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लान आर। इफेक्टिव प्लान का क्या क्या क्राइटेरिया? लोच लोच फ्लेक्सिबिलिटी, यस होना ही चाहिए। प्लानिंग वैसा करना चाहिए जिसमें जब चाहे तब हम चेंजिंग कर सके। कभी भी रिजिड प्लानिंग नहीं होना चाहिए, ताकि प्लानिंग कर दिए और जरूरत पड़ने पर उसमें चेंज हो ही नहीं रहा है, वैसा प्लानिंग नहीं होना चाहिए। प्लानिंग वैसा करनी चाहिए आवश्यकता पड़ने पर जब चाहे तब उसमें चेंजिंग हो सके, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। व्यवहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी भी होना चाहिए। भविष्यता, फ्यूचरिटी भी होना चाहिए, जो भविष्य के बारे में सोचे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू, इसके बारे में सोचे। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। आगे देखें, नियोजन प्रबंध का चरण है। प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट प्लानिंग है। प्लानिंग कौन सा स्टेप होता है? फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का। ये सब रटते चलिए फटाफट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया जाल है। यह कथन किसका है? ये प्लानिंग इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। बहुत सटीक लाइन लिखा हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, मतलब नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक जाल है। हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि जो फ्यूचर में हमारा उद्देश्य है, फ्यूचर में जो हमारा गोल है, फ्यूचर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो आसानी से क्या हो सके? अचीव हो सके। इसीलिए ना हम लोग प्लानिंग करते हैं। अब बताइए, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये तो सब जान ही रहा होगा। कौन दिया है स्टेटमेंट? एलन ने दिया है। पूरा एकदम से पढ़ते चलिए फटाफट, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे देखिए, एक अच्छी योजना होती है, ए गुड प्लान इज खर्चीला, एक्सपेंसिव कभी नहीं, समय लेने वाली, टाइम कंज्यूमिंग कभी नहीं, लोच, यस फ्लेक्सिबल। एक अच्छा प्लान उसको बोलते हैं जो बाबू फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब जब चाहे तब उसमें चेंजिंग कर सके। प्लान वैसा होना चाहिए कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सके, ठीक ना? चलिए आगे चलिए, इसमें तो डाउट किसी का नहीं है। चलिए नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑफ ऑल मैनेजेरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज बिगिनिंग। सारे मैनेजेरियल एक्टिविटी में प्लानिंग सबसे पहले किया जाता है। सबसे पहले डिसाइड किया जाता है बाबू कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब पहले ही डिसाइड किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें तक किसी का भी डाउट नहीं है। आगे देखते चलिए फटाफट। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लान इज, ये तो आप जान ही रहे हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार टाइप्स ऑफ प्लान कितने से है? 4 है। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नियोजन है, प्लानिंग इज लक्ष्य अभिमुखी, गोल ओरिएंटेड, यस, क्योंकि गोल देख के ही प्लानिंग किया जाता है। उद्देश्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यस। मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस, यस। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसमें से बताओ प्लानिंग का लिमिटेशन कौन नहीं है? संकीर्णपूर्ण, रिजिडिटी, ये तो होता ही है। प्लानिंग रिजिडिटी होता है, कोई कोई प्लान वैसा भी होता है जिसमें चेंजिंग करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल भी होता है। समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम। आज नियंत्रण का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट, यस। ये प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है,
ये प्लानिंग का बाबू लिमिटेशन नहीं है, ये प्लानिंग का बेनिफिट है, ये प्लानिंग का बाबू मेरिट में भी आता है, ये प्लानिंग का मेरिट है, लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि कभी कभी कंट्रोल करने के लिए भी प्लानिंग किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आपके साथ धोखाधड़ी करता है, अकाउंटेंट आपसे फ्रॉड करता है, तो उस फ्रॉड को, उस गलती को रोकने के लिए भी प्लानिंग किया जाता है। ठीक ना, आगे बढ़िए। आगे देखें, नियोजन है, प्लानिंग इज आवश्यक, नेसेसरी, अनावश्यक, अननेसेसरी, समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम, धन की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ मनी। प्लानिंग बाबू हमेशा क्या होता है, आवश्यक होता है। हर कंपनी में, हर बिजनेस में प्लानिंग करना जरूरी होता है। ठीक ना, तब बाबू सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलिए। बजट का अर्थ है, बजट रिफर्स टू, देखिए निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, भविष्य के कार्यकलापों का प्रयोग, यूज ऑफ द हैंडलिंग ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी, संसाधनों का सही वितरण, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, आशावंतिक परिणाम की अंकों में अभिव्यक्ति, स्टेटमेंट ऑफ, देखो ये तो बजट का आपका डिफिनेशन है, पूरा डिफिनेशन है दे दिया। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ये तो देखे बजट का डिफिनेशन है, उठा दिया। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ये तो बजट का डिफिनेशन है, आपको दे दिया यहाँ पर। आगे देखिए, नियोजन होता है, प्लानिंग इज अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, यस होता ही है, मध्यकालीन, मिडिल टर्म भी होता है, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म भी बाबू होता है, सभी, ऑल ऑफ दी। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्योंकि प्लानिंग शॉर्ट समय के लिए भी बनाया जाता है, लॉन्ग समय के लिए भी बनाया जाता है, मिडिल समय के लिए भी बनाया जाता है, 5 साल से कम के लिए भी बनाया जाता है। चलिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। आगे देखिए, नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग बाबू हमेशा किसके लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए। और इसी में बोल देगा कि प्लानिंग इज बेस ऑन, बोल देगा कि प्लानिंग बेस ऑन, ये किस पर बेस है, प्लानिंग बाबू किस पर, बोल देगा कि प्लानिंग किस पर आपका क्या है, बेस है, बेस ऑन। यदि बेस ऑन बोल दिया तो पास्ट इसका आंसर हो जाएगा। बोलेगा कि प्लानिंग इज बेस ऑन, प्लानिंग किस पर बेस है, किसको आधार लेके बनाया जाता है, तो प्लानिंग हमेशा पास्ट के आधार लेके बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए। बेस बोलेगा तब क्या बोल देंगे, पास्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्लानिंग इज फॉर, मतलब किसके लिए बनाया जाता है, तो प्लानिंग बाबू हमेशा किसके लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए। हमेशा प्लानिंग किसके लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए। बजट के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट है, देख लीजिए। बजट का तो बहुत टाइप होता है बाबू, जैसे सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, अनेकों सेल्स बजट, अनेकों बजट का टाइप होता है, अनेकों। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कितना नंबर में टिक लगाना, 4। बजट का बहुत टाइप होता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ गया तो हमेशा याद करना कितना नंबर में टिक लगाओगे। बजट कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। ऐसे जनरली प्रैक्टिकली बहुत टाइप का होता है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, डिपार्टमेंटल बजट, अनेकों टाइप का बजट होता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ कितना नंबर में टिक लगाएंगे, 4। मान के चलेंगे कि बजट कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। बजट अवधि के लिए तैयार किया जाता है, ये बजट इज प्रिपेयर फॉर पीरियड, लंबी लॉन्ग समय के लिए,
अल्प शॉर्ट समय के लिए भी, निश्चित डिफिनिट पीरियड के लिए, ऑल ऑफ दीज। बजट तीनों के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, डिफिनिट पीरियड के लिए भी। तो बजट तीनों तरीका से बनाया जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखें, निम्न निम्न में से किसका योजना से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान। बताइए इसमें से प्लान से रिलेटेड कौन नहीं है? बजट, बजट तो प्लान से रिलेटेड है। कार्यक्रम प्रोग्राम भी तो बजट से कहीं एक पार्ट होता है। कार्यविधि प्रोसीजर भी बजट का ही एक पार्ट होता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का हो, बजट से कोई मतलब नहीं होता है। मोटिवेशन को बजट से बाबू कोई मतलब नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते चलिए, कोई भी डाउट है फटाफट आप लोग कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए, नियोजन में शामिल है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, क्या कहना है? व्हाट टू डू, यस। कब कहना है? व्हेन टू डू, यस। ये भी कैसे कहना है? हाउ टू डू। ये सब के सब प्लानिंग में स्टडी होता है, ये सब के सब प्लानिंग का एलिमेंट है। जितना भी है ये तीनों के तीनों बाबू प्लानिंग का एलिमेंट है। प्रभावी भलापन के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इट इज नेसेसरी टू हैव। एक इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या आवश्यक है? संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, सहयोग तथा समन्वय के वातावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अधिकारों का स्पष्टीकरण, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑथोरिटी, ऑल द एबव। बताओ तो इसका फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? हाँ ठीक है, सबका सही है। चलिए इसमें तक अच्छा, डेलीगेशन, डेलीगेशन तो आप जान ही रहे कि जब ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, कंपनी का ब्रांच बढ़ता है, तो इम्प्लॉई जो ऑफिसर होता है अपने अथॉरिटी को इम्प्लॉई या सीनियर इम्प्लॉई को हैंड ओवर कर देता है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। जैसे मान लें कि हम अभी बिजनेस स्टडी पढ़ा रहे हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ाने के काम किसी दूसरा टीचर को हैंड ओवर कर दिए। कल से मान लें कि बिजनेस स्टडी है, जैसे मान लें कि हम टैक्स से पढ़ाते हैं, तो टैक्स का काम किसी दूसरा टीचर को हम दे दिए, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। अपने पावर को किसी और व्यक्ति को सौंप देना। ये खास कर कब होता है? जब ब्रांच बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज आपका बढ़ता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? डी होगा। आगे देखिए, प्रभावशील अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ किसका होना अति आवश्यक है? यस, फॉर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए कंप्लाइज विथ नेसेसरी। देखो, जब इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ऑथोरिटी भी दिया जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति को आप ड्यूटी देते हो ना कोई काम करने के लिए, तो उस काम से रिलेटेड राइट भी देना होगा। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको क्या देना होगा? राइट, या इसी को क्या बोलते हैं? ऑथोरिटी भी आपको देना होगा। यदि आप किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, जिस काम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तब बाबू रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको क्या देना होगा? ऑथोरिटी भी देना होगा, ताकि वो व्यक्ति आसानी से काम कर सके, ठीक ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ये होगा ऑथोरिटी। बड़े आकार वाले उपकरण में भरापन होता है, ये तो आवश्यक कंपलसरी है। इन ए लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, एक बड़े आकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें डेलीगेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि जब तक हम पावर नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा बिजनेस चलेगा कैसे? मान लें कि 10 गो ब्रांच है, तो सभी जगह हम अकेला तो
मैनेज तो नहीं कर सकते, इस ब्रांच को मैनेज हम करते हैं, दूसरा ब्रांच का कोई और टीचर या कोई और सीनियर जो हम लोग का है डिपार्टमेंट का, वो मैनेज करता है। तो जब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यदि बड़ा होता है ना, तो डेलीगेशन आपका कंपलसरी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति सभी जगह कंट्रोल नहीं कर सकता है। उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ अधीनस्थ का, सबॉर्डिनेट का, अधिकारी का, यस को ऑफिसर का। कोई भी यदि काम गलत हो जाए ना, बेचारा फंसता कौन है? ऑफिसर, क्योंकि एम्प्लॉय को कोई बोलेगा नहीं, सबसे पहले बोलेगा किसको? ऑफिसर को। तो ये ऑफिसर का कर्तव्य होता है, जिम्मेवारी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसका होता है बाबू? ऑफिसर का। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अधिकार का भरापन नहीं किया जाता है, जा सकता है। ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। किस टाइप का ऑथोरिटी को हम लोग कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते? मतलब अपना ऑथोरिटी सॉरी, चलिए बताइए, किस तरह के अथॉरिटी को हम लोग किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं? किस टाइप का अथॉरिटी? दैनिक कार्य का, रूटीन वर्क, ये तो दे सकते हैं। आवश्यक कार्य का, नेसेसरी वर्क, जो आवश्यक काम होगा ना, ये कभी भी हम किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। या इसी में बोल देगा सीक्रेट, इसी के जगह पर क्या लिख देगा कभी कभी? सीक्रेट। जो गोपनीय काम है, जो क्या है? गोपनीय काम है। जो काम आपका गोपनीय होता है, जो सीक्रेट काम होता है, उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी किसी और को नहीं दिया जाता है। ठीक ना? मान लें कि कोई आपको बैंक में रुपया डिपॉजिट करना है। मान लें कि आपको कहीं नौकरी लग गया, आपको बॉस बोला कि भाई आप लो 10 लाख रुपया, जाओ बैंक में जमा कर दो। क्या आप किसी और को बोल सकते हो कि मेरे बदले तुम चल जाओ? नहीं, क्योंकि वो हाईली सेफ्टी वाला चीज है, उसमें रिस्क है, उसमें सीक्रेट रखना जरूरी है। ये जो आपका नेसेसरी काम है या सीक्रेट वाला काम है, उसको कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। यही लिखा है, ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। किस टाइप का ऑथोरिटी को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं? नेसेसरी वर्क को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? चलिए आगे चलिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, संगठन में पक्षपात नहीं होता है। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। फेवरेटिज्म किस में नहीं होता है बाबू? फॉर्मल में नहीं होता है। ये तो सब आप लोग पढ़े भी हैं, नया टॉपिक आपके लिए तो नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन द विनिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉइज। एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड होता है? अनौपचारिक संगठन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। काफी रिपीटेड बेटा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते रहिए फटाफट। आगे देखिए, अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होते हैं। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर विकेंद्रीकरण। देखो, डिसेंट्रलाइज, केंद्रित, सेंट्रलाइज, समान रूप से वितरित, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका ऑप्शन बाबू क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें जैसे कहीं स्ट्राइक करना है कंपनी में, देखिए अचानक बॉस यदि कंपनी में कुछ बोल देता है, तो सारा एम्प्लॉय मिल के आंदोलन करना शुरू होता है। तो अधिकार किसी को कुछ बोला नहीं जाता है, कोई इधर तोड़ा, कोई उधर फेंका, कोई उधर फेंका। देखिए कभी आंदोलन होता है तो कोई किसी का मतलब कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कोई किसी को नहीं समझता है। हाँ ठीक, सब आदमी अपने नोच पोच करना स्टार्ट कर देता है। ठीक ना? तो जब कंपनी में स्ट्राइक हो, आंदोलन हो, किसी तरह का
कंपनी के बड़े बॉस के प्रति आपको अपोज करना हो, विरोध करना हो, तो सब मिल के विरोध करता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, विकेंद्रित भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज नहीं, सेंट्रलाइज भी नहीं होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसका आंसर बाबू क्या होगा? डी। क्योंकि कोई नियम नहीं, कानून नहीं होता है, कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई नियम कानून नहीं होता है, सब अपने मर्जी से चलता है, सब अपने दिमाग से चलता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? डी होगा। संगठन प्रक्रिया के कदम है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स है। ऑर्गेनाइजेशन के कितना स्टेप है? 4। ये तो आप लोग तो जान ही रहे, नया टॉपिक तो आप लोग के लिए नहीं है, एक कॉपी में भी चारों स्टेप लिखवाया गया है। चलिए आगे बढ़िए। संगठन के पदानुक्रम में निचले स्तर पर शामिल है। ये तो नामे से समझ में आ गया। इसमें से सबसे नीचे कौन आएगा? द कंप्राइज द लोअर लेबर इन हिराची ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे निचले स्तर पर बाबू कौन आता है? उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, उत्पादन प्रबंधक, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं, मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फोरमैन और पर्यवेक्षक। यस, फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। सबसे नीचे कौन आता है? सुपरवाइजर। आप लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, एक लास्ट आपका होता है लोअर लेवल। 3 टाइप का मैनेजर होता है, 1 2 3। तो ये जो सुपरवाइजर जो होता है ना, किस कैटेगरी में आता है? लोअर लेवल में आता है, ठीक ना। चलिए तो देख लीजिए, सेट 2 आपका कंप्लीट हो चुका। इसके अलावा कहीं भी डाउट है जरूर आप कमेंट में मेंशन कीजिए, या नहीं तो जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज करके अपना जो भी प्रतिक्रिया है आप देते रहो। कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत, इसके अलावा फटाफट सारा सेट चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू।